जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को अब? प्लीज़ लेट मी नो। एक बार बता दीजिए। आई होप अब आवाज़ आ रही होगी मेरी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है एसएसबी को लेकर है। और जो जैसे कि टॉपिक है हमारा आज का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एसएसबी। एसएसबी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। एकेडमिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है इस सेशन का, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली इस सेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज के सेशन में जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा है। आप जब इस सेशन को देखोगे, पूरा कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा ही सेशन रखूंगा मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन कवर करेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना, डूज एंड डू नॉट्स, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो जनरली कैंडिडेट्स जहाँ पे गलती कर देते हैं या वो करना भूल जाते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो वो करना भूल जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं करना चाहिए पर वो कर देते हैं। कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आज के सेशन में मैंने रखे हुए हैं। बस आप सुनो इन पॉइंट्स को, देखो, समझो इन पॉइंट्स को। और अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करके रख लो। जब भी आप एसएसबी के अंदर जाओ तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही वहां पे एक्ट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है आपका डोर टू सक्सेस। इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे आप, और जब आप बाहर निकलेंगे तब आप रेकमेंड हो चुके होंगे। और कमीशन तो नहीं हो चुके होंगे, ये नहीं कहूँगा मैं, रेकमेंड हो चुके होंगे। और एकेडमी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वो दरवाज़ा है जिसमें आप थोड़े से नर्वसनेस के साथ अंदर जाओगे, और बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही गर्व के साथ में बाहर आओगे। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट सबसे पहले अपन देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, एसएसबी के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो टू डू लिस्ट ड्यूरिंग एंड बिफोर द एसएसबी। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि एसएसबी में जाने से पहले भी आपको ध्यान में रखने, राइट? क्योंकि अभी एसएसबी से पहले का वक्त है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर कर लिए जाएं जो एसएसबी में जाने से पहले भी हमको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट। रौनक अरुण कुमार शुक्ला जी बोल रहे हैं कि आउट हो गए। तो आउट तो हो गए आप। इस गेट से जब आप अंदर जाओगे तो इसी गेट से आउट भी आओगे, लेकिन सक्सेसफुल होके आओगे। कम से कम आपको अपने दिमाग में यही सोचना है। और सिर्फ ये सोचना नहीं है। ये सारे सेशंस क्यों होते हैं? ये सारे सेशंस इसीलिए तो होते हैं कि आप इसमें बताई गई बातों के ऊपर अमल करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। तो फिर वो आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जो कैंडिडेट ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी सिंसियरिटी के साथ में ऐसे पॉइंट्स के ऊपर अमल करता है, चाहे वो मैं बताऊं, चाहे वो प्रथमेश सर बताएं या विक्रांत सर बताएं, अगर आप इनकी बताई हुई बातों के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, इनको एक्शन में अपने लेके आते हो, तो कोई वजह नहीं बचेगी कि आप मायूस होकर आउट हो। आप हैप्पी होकर ही आउट होगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, नो अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जनरली इसकी तरफ ज्यादातर कैंडिडेट्स का ध्यान नहीं जाता। ज्यादातर कैंडिडेट्स ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में बात करते रहते हैं कि साहब ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन इट इज नॉट योर कंसर्न ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है, या आपके अंदर वो है या नहीं है, ये आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ज्यादातर कैंडिडेट्स इसके ऊपर नहीं फोकस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी पिछले, समझ लीजिए, एक महीने से, एक महीना पूरा नहीं हुआ है लेकिन हाँ शायद 20 दिन हो गए होंगे। पिछले 20 दिन से मैं, प्रथमेश सर और विक्रांत सर, हम लोग लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। तो विक्रांत सर ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, और वहाँ से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास में, जिनसे हम इंटरव्यू करते हैं। तो जैसे एक मॉक इंटरव्यू होता है, वैसे हम रोज इंटरव्यू करते हैं। तो ये जो इंटरव्यूज अभी हम कर रहे हैं, इन इंटरव्यूज के अंदर मैंने एक चीज नोट करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको खासतौर पे एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ एक बात।
बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू में, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, सबसे ही पूछता हूँ, आप भी कभी मेरे सामने आओगे तो मैं आपसे भी ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, एक सवाल होता है मेरा, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस एंड विच विंग ऑफ द आर्म्ड फोर्स डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन। ये मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो मैं सभी कैंडिडेट से पूछता हूँ। इसके जवाब में सब कहते हैं कि सर अपने अपने वजह बताते हैं कि वो आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और फिर जब विंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो सब, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एयरफोर्स और आर्मी चूज करते हैं, नेवी बहुत कम चूज करते हैं, बट ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स एयरफोर्स चूज करते हैं कि सर आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, तो फिर मैं उनसे इंडियन एयरफोर्स के बारे में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही डीप क्वेश्चंस या बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत बेसिक क्वेश्चन में पूछता हूँ। और एक कॉमन क्वेश्चन होता है मेरा, जब भी कोई ऐसा कैंडिडेट मुझे मिलता है जो ये कहता है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है उससे कि प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द ओनली एयरफोर्स पर्सनल टू हैव बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। और आप यकीन मानिए, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ में मुझे बात कहनी पड़ रही है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो इट। 90% बच्चे, जितने स्टूडेंट, बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं, बच्चे नहीं हो आप, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, 90% जितने स्टूडेंट्स एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एयरफोर्स का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता अधिकारी कौन है। अधिकारी या जवान हम जो भी कह लें, ओवरऑल एयरफोर्स पर्सनल कौन है, नहीं पता लोगों को। आप यहाँ पे अनुराग ठाकुर लिख के दे रहे हैं, और भी आप में से बहुत सारे लोग लिख के देते हैं। अब देखो शांतनु राणा लिख के दे रहे हैं, अर्जन सिंह। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ईमानदारी से लिख रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि नहीं पता। अनुराग ठाकुर ने लिखा निर्मलजीत सिंह सेखो, अब ये भी सही जवाब नहीं है। अब आप बोलोगे सर निर्मलजीत सिंह सेखो सही जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप आर्म्ड फोर्सेस के किसी ऑफिसर का नाम लेते हो तो आपके उनके नाम के आगे रैंक लगाना जरूरी होता है। वो रैंक उन्होंने अर्न की हुई होती है। आप भी जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप इस रैंक को अर्न करोगे, और जिंदगी भर चाहे वो इंसान रिटायर भी हो जाए, उसकी रैंक कभी रिटायर नहीं होती। तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो इसका करेक्ट आंसर है। अनफॉर्चुनेटली 90% स्टूडेंट्स को ये पता नहीं। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि आप एसएसबी इंटरव्यू के अंदर गए और वहां पर यही सीन हुआ। आपने बोला आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे ये पूछ लिया कि बताइए एक परमवीर चक्र विजेता इंडियन एयरफोर्स के, एंड यू आर अमंग द 90% स्टूडेंट, इफ यू आर अमंग द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको जवाब पता नहीं होगा। इससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन बन जाएगा, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन बन जाएगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के मन में कि ये ज्वाइन करना चाहता है एयरफोर्स, लेकिन इसके एक्शन से इसका क्रेज या इसकी जो एक क्यूरियोसिटी है एयरफोर्स के लिए वो दिखाई नहीं देती, इसका नॉलेज नहीं है। आज के ज़माने में जब इंटरनेट के ऊपर इतना नॉलेज बिखरा हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ मूलभूत बातें आपको पता होनी ही होनी चाहिए, लेकिन 90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है। और प्रथमेश सर के शब्दों में अगर मैं बोलूं तो प्रथमेश सर ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे कैंडिडेट्स को कहते हैं वॉनबी पर्सनालिटी। ये उन्हीं का वर्ड है या उन्हीं का फ्रेज है, तो मैं उन्हीं के नाम से इसको यूज कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि यू आर अ वॉनबी पर्सनालिटी, कि तुम बनना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है। तो अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी जानकारी है मेरे दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से कंपटीशन में आगे निकल जाओगे। अगर है तो आगे हो, और अगर नहीं है पर जानकारी हासिल कर लेते हो तो आगे निकल जाओगे। अब आप ये सोचोगे कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको क्या क्या जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए आपको। तो सुनो, मैं बताता हूँ आपको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में क्या क्या आपको पता चल होना चाहिए। डेविड कुमार शर्मा बोल रहे सर सब गूगल करके आ गए। कोई बात नहीं, अगर सबने गूगल भी कर लिया तो ठीक है। मैं आपको कोई एसएसबी में इंटरव्यू थोड़ी कर रहा हूँ, ये क्लासेस ही चल रही है ना, ये अभ्यास ही चल रहा है हमारा। मेरे इस सवाल पूछने से भी अगर किसी ने गूगल करके कोई बात पता कर ली तो भी उसके नॉलेज का हिस्सा बन गई वो बात, उसके नॉलेज के स्टॉक में जमा हो गई वो बात, अब काम आ जाएगी किसी दिन। यही तो टीचर्स का काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को रियलाइज करवाएं कि वो कहाँ गलत है, स्टूडेंट्स उसके ऊपर वर्क करें और अपनी कमियों को दुरुस्त करें, ताकि जिस दिन इम्तिहान होगा उस दिन वो पूरी ताकत के साथ में अपीयर करें उसके सामने।
तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आपको क्या क्या जानकारी हासिल करनी। देखिए, तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस की आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको रैंक्स याद होनी चाहिए सबकी। आर्मी में किस तरह रैंक्स होती है, एयरफोर्स में किस तरह से रैंक्स होती है, नेवी में किस तरह से रैंक्स होती है। फिर दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये तीनों किस तरह से फंक्शन करती है, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये आपको याद रखना। आप लिखते जाओ जो मैं बोलता जा रहा हूं। रैंक्स याद होनी चाहिए आपको सारी, तीनों के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, किस लिए वो बनी हुई है, किस लिए वो एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कमांड्स। इंडियन आर्मी की कई कमांड्स हैं, एयरफोर्स की कुछ कमांड्स हैं, नेवी की 2-3 कमांड्स हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड है और उस कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए तीनों के बारे में, और आप जान के हैरान होंगे कि आज भी जब मैं इंटरव्यू में पूछता हूं तो नहीं जवाब दे पाते हैं स्टूडेंट्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के नाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते आर्मी के चीफ के नाम, तो कई लोग जानते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स आर्मी के चीफ का नाम जानते हैं क्योंकि वो न्यूज़ में थोड़ा सा ज्यादा आता है उनका नाम। कभी पाकिस्तान ने कोई बयान दे दिया, कभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो वो आ जाता है पेपर में ज्यादा, तो पता होता है लोगों को। लेकिन एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ का नाम लोगों को पता नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप इंटरनेट पे गूगल करें या कुछ भी करें, आप पता कीजिए, हमेशा पता रखिए कि आर्मी के करंट चीफ, नेवी के करंट चीफ और एयरफोर्स के करंट चीफ कौन है। ये आपको पता होना ही होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ कौन है, उसका रैंक स्ट्रक्चर क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कितनी कमांड्स हैं, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद, और हाँ, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन या बेसिक फंक्शन क्या है। फिर इसके बाद में ये डिपेंड करता है कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो। आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी इच्छा एयरफोर्स की ज्वाइन ज्वाइन करने की है या आर्मी ज्वाइन करने की है। जो भी विंग आपको ज्वाइन करने की इच्छा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले। सपोज आपको आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा है, आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा है आपको, तो आप एक काम कीजिए कि आर्मी के अंदर मेजर वेपन्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, वेपन्स छोड़िए, सबसे पहले आर्मी के बारे में आप ये आर्मी के बारे में आप ये पता कीजिए कि आर्मी में कितने आर्म्स होते हैं। इन्फेंट्री क्या होती है, आर्मर्ड क्या होता है, आर्टिलरी क्या होता है, एयर डिफेंस क्या होता है, इसके अलावा आपका ये सर्विस कोर क्या होता है, मेडिकल कोर क्या होता है, इंजीनियरिंग कोर क्या होता है, इंजीनियरिंग में भी ईएमई और सैपर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एविएशन कोर क्या होता है। तो ये जितने भी अलग अलग आर्म्स होते हैं इंडियन आर्मी के, जो अलग अलग विभाग होते हैं, कुछ विभाग पैदल सेना का होता है, कुछ टैंकों का विभाग होता है, कुछ बड़ी बड़ी तोपों का विभाग होता है, कुछ सप्लाई करने वाले लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर्स का विभाग होता है, इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स में भी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स अलग होते हैं, सैपर्स अलग होते हैं, एविएशन डिपार्टमेंट होता है, आर्मी एयर डिफेंस होता है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में, 1-2 लाइन पता होनी चाहिए कि आर्मी एयर डिफेंस क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अभी बहुत यंगेस्ट आर्म है ये इंडियन आर्मी का, जिसको एएडी या आर्मी एयर डिफेंस बोलते हैं। आर्मी एयर डिफेंस का काम ये होता है कि अगर आर्मी का कहीं पे कोई पोस्ट है या आर्मी का कहीं पे कोई इंस्टॉलेशन है या फ्रंट पे ऑपरेशनल एरिया में उन्होंने कुछ अपनी तैनाती कर रखी है, जहां पे खतरा है इस बात का कि एनिमी की एयरफोर्स आके बॉम्बार्डमेंट कर सकती है, तो इंडियन आर्मी ने अपना एक डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है, अपना एक आर्म बना के रखा हुआ है, जिसमें ऐसे वेपन्स हैं जो दुश्मन की एयरफोर्स को हवा में मिसाइल्स के थ्रू स्ट्राइक करके हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और दुश्मन की एयरफोर्स सेना के उस ठिकाने को तबाह नहीं कर सकती। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह जहाँ पे इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल बेसिस बने हुए होंगे हर जगह फाइटर प्लेन्स होंगे एयरफोर्स के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर्मी ने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया, आर्मी एयर डिफेंस, कि हमारे पास में कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं कि अगर दुश्मन की एयरफोर्स आती तो हमारी मिसाइल्स फ्लाई करके, फायर करके दुश्मन की एयरफोर्स के उस हमले को नाकाम कर देगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपको सारी जानकारी आर्मी के बारे में होनी ही चाहिए। इतना अगर आपको जानकारी है और इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको इसका जवाब थोड़ा बहुत भी अगर मालूम होगा तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर काफी संतुष्ट होंगे आपसे, क्योंकि आप आर्मी में नहीं हो तो वो आपसे टेक्निकल डिटेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जो बेसिक डिटेल्स जो पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल है उतना तो आपको पता होना ही चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 21 परमवीर चक्र विजेता, इनके सबके नाम आपको पता होना चाहिए। किस लड़ाई में कौन कौन से परमवीर चक्र विजेता हुए थे और उनको कहां कहां पे किस लड़ाई के लिए परमवीर चक्र मिला था। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने पास में कैरी करके रखते हो, अपने दिमाग में रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि लगता है कि हाँ आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, फील होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में मान लीजिए इंटरेस्टेड, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई क्रिकेट में सबका इंटरेस्ट है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पर मुझे यही नहीं पता है कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपकी नज़र में मेरा क्या इंप्रेशन रहेगा कि अरे सर बोल रहे कि क्रिकेट में उनको इंटरेस्ट है और सर क्रिकेट बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन सर को एलबीडब्ल्यू का ही फुल फॉर्म नहीं पता है। डीआरएस क्या होता है सर को यही नहीं पता है। तो आप क्या बोलोगे मेरे बारे में कि अरे सर तो पागल है, कुछ भी बस बोलना आता है सर को, पता बता उनको कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हमारे बारे में इंटरव्यूइंग ऑफिसर को नहीं लगना चाहिए। इसीलिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जितना अच्छे से जान सकते हो जानो। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेके कि मुझे ये बताना पड़ रहा है पॉइंट आपको। ये तो ऐसी बात है कि आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार मैं जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है उतनी पता कर लूं, जितनी अलग अलग किताबों से मुझे पता चल सकता है उतना पता कर लूं। अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मिले इंटरव्यू में जो जिन्होंने कहा कि मैं नेवी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो मैंने उनसे पूछा एक बात बताइए कि डिस्ट्रॉयर्स और बैटलशिप में क्या फ़र्क होता है, या मैंने उनसे ये भी पूछा था कि डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में क्या फ़र्क होता है। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने शायद पहली बार सुना था कि डिस्ट्रॉयर भी कुछ होता है, फ्रिगेट भी कुछ होता है, नहीं पता था उन्होंने उन्हें। तो अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉरशिप क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, कमांड क्या होती है इंडियन नेवी की, मार्कोस क्या होता है इंडियन नेवी के अंदर, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, थोड़ा बहुत जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। एटलीस्ट अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ट्रेनिंग कैसे होती, नथिंग टू वरी, बट ये पता होना चाहिए कि मार्कोस होता क्या है और मार्कोस कोई बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या होती, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। सेम गोज फॉर एयरफोर्स ऑल्सो, कि अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ एक कैंडिडेट से मैंने पूछा कि भैया रफाइल जो है हमारा और पाकिस्तान का जो F-16 है, उसमें हम रफाइल को ज़्यादा एडवांटेजेस माने या F-16 को माने, दोनों के क्या फीचर्स हैं, नहीं पता था उनको। जबकि जब भारत ने रफाइल खरीदा था तब दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में और इंडिया के न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में ज़बरदस्त कंपैरिजन्स आए थे। ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। आप अभी डालोगे इस लेक्चर के बाद या कंटिन्यूइंग लेक्चर के अंदर भी आप डाल के देख लो डिफरेंस बिटवीन F-16 एंड रफाइल्स, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस ऑथेंटिकली मिल जाएंगे जो आपको बता रहे होंगे कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आर्टिकल के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना यूट्यूब वीडियोस के मुकाबले, क्योंकि आर्टिकल्स बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर लिखे हुए होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो मिलिट्री स्कॉलर्स होते हैं वो उन आर्टिकल्स को लिखते हैं। यूट्यूब पे तो कोई भी वीडियो बना सकता है और उसकी वीडियो में कितनी सच्चाई और ऑथेंटिसिटी है हम नहीं कह सकते। तो आर्टिकल्स को रेफर करो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को जब भी हासिल करना चाहो तो इंटरनेट पे गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे मत जाओ। और वहाँ पे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं या नेवल ऑफिसर्स हैं उनके लिखे हुए आर्टिकल्स को रेफरेंस बनाओ और वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करो, तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जितना आप जानोगे उतना स्ट्रांग आप हो जाओगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और वहां पे इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे तो इससे इंटरव्यूअर के मन में आपके प्रति बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक लास्ट एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको कंक्लूड करता हूं। आज एक कैंडिडेट मिला मुझे इंटरव्यू में, तो वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा यही सवाल, फर्स्ट द ओनली परमवीर चक्र अवॉर्डी, उन्होंने सही जवाब दिया। मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि इनको पता है, लेकिन मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं था। तो मैंने उनसे और पूछ लिया कि क्या आप ये बता सकते हो कि उनका स्क्वाड्रन कौन सा था। टू माई सरप्राइज ही ऑल्सो न्यू अबाउट इट। उन्होंने बताया मुझे कि सर ही बिलोंग टू 18th स्क्वाड्रन। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैंने
चीज़ों को और डिफिकल्ट बनाने के लिए उनसे पूछ लिया कि अच्छा टेल मी वेयर ही बिलोंग्ड टू। यू वोंट बिलीव कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट, गांव तक का नाम मुझे बता दिया कि सर पंजाब की इस डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में वो रहते थे। डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो मुझे भी पता था, गांव का नाम मुझे भी पता नहीं था। जब मैंने बाद में चेक किया तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। जब ऐसा कोई कैंडिडेट मिलता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन बनता है। आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, जितनी इंफॉर्मेशन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में आप ले सको, क्या क्या वो तो मैंने बता दिया बेसिक, उससे ज्यादा भी जो आप ले सको लो, और ऑथेंटिक सोर्सेस से लो। चलिए अगले एस्पेक्ट की तरफ अपन बात करते हैं, वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। ये एसएसबी पे जाने से पहले का एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए अभी आपके पास में वक्त है। यू हैव टाइम नाउ। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क कर सकते हो वो ये है कि आप बुक्स रीड करो। most of the candidates I interview, I find them poor in conversational English. Most of the students I interview, I find they are very good. They have no problem in speaking English. They speak correct English. Their grammar is also correct. They don't commit grammatical errors. Their vocabulary is also okay. And there is no problem with their speech. But the problem lies when it comes to the long conversations. So you know, अगर मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूं और उस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कहता हूं तो वो एक स्पीच होगा, आपका एक भाषण होगा. बट इफ आई स्टार्ट कॉन्वर्सिंग विथ यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन द डिफिकल्टी अराइजेस. के बाद परेशानी शुरू होती, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुएटेड टू कॉन्वर्स इन इंग्लिश. हम आपस में जब भी बात करते हैं हम हिंदी में बात करते हैं. हाँ, हमने कई मौकों पर अपनी जिंदगी में कोई अंग्रेजी में स्पीच दिया हुआ होगा या हमने कोई अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दिया हुआ होगा जहां पे हमको किसी से बात नहीं करनी. हमने कोई टॉपिक प्रिपेयर करके रखा हुआ है एंड वी नो अ लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट दैट टॉपिक. So it is relatively easy for us to give a speech on a topic which we have prepared in advance. But when it comes to talking or when it comes to conversing with each other, it becomes difficult for many candidates. बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, वो बात नहीं कर पाते इंग्लिश में बहुत देर तक. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती जिसके लिए उनके पास में सेंटेंस नहीं होता, वर्ड नहीं होता. तो इसका क्या उपाय है? उपाय इसका ये है, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप कोई स्टोरी बुक लेके आइए. स्टोरी बुक लाके आप पढ़ना शुरू कीजिए. एक ऐसी स्टोरी बुक जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, एक ऐसी स्टोरी बुक जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, अ स्टोरी बुक विथ मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड प्रेफरेबली सच अ बुक. आपने बहुत सारी स्कूल्स के अंदर एक किताबें पढ़ी होगी या स्कूल्स के बाहर भी ऐसी किताबें पढ़ी होगी जहाँ पे किसी कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ होता है. जैसे यहाँ पे मैं अचल शुक्ला का नाम देख रहा हूँ, निधि का नाम देख रहा हूँ, अनुराग का नाम देख रहा हूँ, दिव्यांशु का नाम देख रहा हूँ. अब मान लीजिए 4-5 कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी के ऊपर एक कोई किताब लिखी हुई है. तो उसमें अचल का नाम लिखा हुआ होगा, यानी कि कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ होगा, और आगे उसकी लाइन लिखी हुई होगी कि अचल ने क्या कहा. अब उसके रिस्पॉन्स में दिव्यांशु का नाम लिखा हुआ होगा, और फिर दिव्यांशु ने जो लाइन बोली है वो लाइन लिखी हुई होगी आगे. फिर आगे शायद निधि का कैरेक्टर आएगा, उसने जो बोला वो लिखा हुआ रहेगा. फिर उसके आगे किसी और का कैरेक्टर आएगा, उसने जो बोला वो लिखा हुआ रहेगा. when you read such books when you read such books in which conversation between the characters is going on, when you read such books when the conversation between the characters is going on, your conversational skill of English develops. अंग्रेजी में बात करने की आपकी कला विकसित होती है. समझ गए? टेक्स्ट बुक से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, स्टोरी बुक से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. और स्टोरी बुक्स भी ऐसी जहां पे कैरेक्टर्स और आगे उनके लिखे हुए लाइंस हो, उनकी लिखी हुई क्या सॉरी उनकी बोली हुई लाइंस हो. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन जब आप उसको रीड करोगे तो यू विल नो हाउ अ कॉन्वर्जेशन इज कैरिड ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज. किस मौके पर किस तरह के सेंटेंसेस और वर्ड्स का यूज होता है, किस तरह से वो बोले जाते हैं, आपका डेवलपमेंट होगा. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, सेकंड पॉइंट इज फॉर्म अ ग्रुप.
You have to form a group of few students, some fellows like you. Now it is your responsibility to find out some fellows who are preparing for the armed forces, or by any other means they want to develop their conversational skills or speaking skills. You have to make that group and you have to take one topic at a day. And after taking that one topic for the day, you all have to converse with each other for that topic. Once you will start doing it, with the passing by days, believe me, your conversational skills will improve. And once your conversational skills will improve, in interview you will be feeling very confident, because in interview you are not going to give a speech. In an interview, you are going to converse with the interviewing officer. So that conversational skill you have to develop. Read books, understand what is right, what is wrong, what should be used, what should not be used. Form a group, practice it and get improved. तो अभी आपके पास में वक्त है, उसके लिए कदम उठाइए और कदम उठा के इस दिशा में आगे बढ़िए. आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा, आपको बहुत आत्मविश्वास रहेगा इंटरव्यू के दौरान. Tanisha Devi suggest a book. No, Tanisha, now you have to find it, because I want you to read such a book which interests you, not me. I might be interested in some history books because my subject is history, my interest is history. You may not be interested in history. You may be interested in a romantic comedy. You may be interested in a thriller. You may be interested in a science fiction. So find your interest and then go and find a book which suits your interest. Start reading the book, start improving yourself. Now we come to the next point, and this point is improve your general awareness and be enthusiastic. Now it is very important. देखो, SSB के अंदर सफल होने का एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसको कई लोग नहीं ध्यान देते. कई लोग नहीं ध्यान देते. मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दो. We all study current affairs. We all study current affairs because we know that current affairs is going to be asked in the examination. And there are many questions of current affairs which they would be asking us. If we give the correct answers of those questions, we would get more and more marks and it would help us in clearing the written examination. But remember, and believe me, this current affairs and international subject is just not limited to your written examination. This current affairs and international relations subjects will play a crucial role in your fate, will play a crucial role in deciding your fate for the SSB. You know why? See, there are several aspects in SSB where the knowledge of current affairs and international relations will help you. See how. Suppose you are in a group discussion and a topic is given to you. A topic is given to your group. Now, because you don't have ample of knowledge about the current affairs and international relations, you won't be able to generate a lot of thoughts. If you don't have knowledge about the topic, how will you generate reasonable thoughts? How will you generate logical thoughts? You won't. And most of the times you would be sitting quietly during the discussion. Or even if you would be saying something, it would be very irrational because you don't have the knowledge. You won't be giving reasonable and rational points because you don't have the knowledge. And now consider the exact opposite thing. You have very good knowledge about the current affairs and international relations. Now you are sitting in a group discussion. You have been provided with a topic about which you have ample of knowledge. The first thing would be you would like to initiate the discussion. Not only like to initiate the discussion, but because you have ample of knowledge about that topic, so you would be the one who would be leading the discussion. आप discussion को lead भी कर रहे होंगे. And not only this, but also you would be giving very logical, very rational and very reasonable points. Won't it be wonderful? क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा? The officer who would be assessing you would immediately note down your name in his mind or her mind, that this is the person. He has the knowledge, he has the conviction, he has the thought, and he has rational points. He has a logical brain. Why? Because you had the knowledge. You had analyzed the topic before appearing in the SSB. Second scenario, you go to the lecturate
Again, some topics are given to you, out of which there is one topic about which you have read somewhere thoroughly. Now you would be very confident about that topic. You would speak about it very nicely, very thoroughly, flawlessly, fluently. Again, it will create a great impression. Thirdly, when you will appear in the personal interview, there might come a situation where the interviewing officer may ask you about any ongoing international issue, any ongoing current event. If you have read that event, if you have read about the event, or if you have read about the international issue thoroughly, again you would be in a better position to give a to give an appropriate answer to that question. So understand this, that having the knowledge of current affairs and international relations will help you greatly and immensely in SSB. SSB के अंदर जब कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसको ज्ञान बहुत होता है, जिसने बहुत सारी पढ़ाई की हुई होती है, मैगजीन्स पढ़ी हुई होती है रेगुलरली, न्यूज़पेपर्स पढ़े हुए होते हैं रेगुलरली, और इवेंट्स को अच्छे से एनालाइज किया हुआ होता है, वो कैंडिडेट बहुत सारे ज्ञान के साथ बैठता है, वो अपने आप डोमिनेट करने लगता है दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर. सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स. बिलीव मी, ये आपके रिटन एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है. एसएसबी में इसका रोल मैं और ज़्यादा क्रूशल मानता हूँ, तो इसके बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ाई करते रहें. चलिए आगे बढ़ेंगे. अराइव ऑन टाइम. सी, इट मे सीम टू यू वेरी ऑब्वियस एंड वेरी कॉमन, बट you know what is arriving on time? What do you mean by, or what I mean by arriving on time? Arriving on time के बारे में मैं एक बात आपको बताता हूँ, यहीं पे लिख के बताता हूँ. मैंने अभी तक लिखा नहीं है कुछ भी यहाँ पे, बट दिस वन आई वुड बी राइटिंग. Being on time is late. Don't be surprised, but it is a fact. Being on time is considered as late in the armed forces. So what you have to do, or what I mean when I say arrive on time, always be 15 minutes earlier than the given time. At least, I should have written here always be at least, so I will write it now. At least, always be at least 15 minutes earlier than the given time. जो भी समय आपको दिया जाता है, खास तौर पे एसएसबी के दौरान रिपोर्टिंग टाइम, अगर रिपोर्टिंग टाइम आपको 6 बजे दिया है तो प्रेफरेबली आपको 5:30 बजे वहां पे होना चाहिए. कम से कम 5:45 बजे तो आपको वहां पे होना ही चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच वी एक्चुअली डोंट टेक इन टू कंसिडरेशन, विच मे अराइज इमीडिएटली और सडनली, and then we don't have any answer, or we don't have any solution to those hurdles, and finally we get late. हम लेट हो जाते हैं. So always be at least 15 minutes earlier than the given time. ये हैबिट आप डाल लो अपने अंदर कि जहां पर भी आपको जाना हो, अभी से आप ये हैबिट डाल लो. जहां पर भी कभी भी आपको कहीं पे भी जाना है और कोई समय आपको दिया जाता है, आप 15-20 मिनट पहले ही पहुंचने की आदत डाल लो. ये आदत आपको ओवरऑल बहुत सारी हेल्प करेगी. क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो ऊपर से ऐसे दिखाई देती है कि बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही, लेकिन जब वो आदत बन जाती है ना, तो वो आपका एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है, और वो कई मौक़ों पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती. सो ऑलवेज बी ऑन टाइम, अराइव 15 to 20 मिनट्स अर्लियर देन द गिवन टाइम. ये आपको हमेशा ध्यान रखना ही रखना है. नेक्स्ट वन, what not to do. Now you can see a photograph where you can see what not to do, what is going on in a classroom. This is one thing which you are not supposed to do in a class. So I'm not telling anything about this photograph, but the coming slides would explain so many things about what not to do during the SSB.
First one is never be disrespectful to anyone. RESPECT, respect. Sometimes it may happen. Now, you followed the to-do list very nicely. You have prepared well. You have great knowledge of the armed forces. You have ample of knowledge about the current affairs and international relations. You have arrived 30 minutes before the time. Everything about you is very intact. You seem to be very smart and very confident, ahead of everyone else. But when such thing happens and you find yourself in a position where you are leading, you have become a natural leader in the group. Please don't be overconfident. Please don't start overestimating you, or at least please don't start underestimating others. You don't know what the other person has. Respect each and everyone. There might be some people in a group who may not seem to be as smart as you, but please don't consider them dumb, because they have also cleared the same exam which you have. So they also have something in them, and they might also get recommended along with you. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लें, जब आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएं, तो दूसरों को बेवकूफ़ ना समझें. अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं, कोई लड़का या कोई लड़की नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से, उनका मजाक नहीं उड़ाएं कभी भी. कोई फिजिकली इंफीरियर दिखाई दे रहा हो आपको, आपको लग रहा हो कि शायद ये मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएगा या मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट यू आर नॉट समवन टू डिसाइड whether they would be able to get selected or get fit medically or not. It is the job of the medical board to decide about. So please सभी का रिस्पेक्ट करें. किसी को देख के आपको इन्फीरियोरिटी फील हो रही है उसके प्रति कि ये तो बड़ा इन्फीरियर है, ये तो बड़ी इन्फीरियर है, तो उसको अपने मन में रखें. कम से कम ओवर्टली आप उसका बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट ना करें. बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन. कोई अगर आपको ऐसे कैंडिडेट दिखाई देता है जो डम्ब लग रहा है या नर्वस लग रहा है या नर्वस लग रही है, हेल्प देम टू गेन कॉन्फिडेंस. किसी कमजोर की मदद करें उसको आगे बढ़ने के लिए. कमजोर की हंसी कभी भी नहीं उड़ाएं. कई स्टूडेंट्स अनजाने में ये कर जाते हैं, और इसीलिए पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि आप अवेयर रहो, ताकि ये चीज गलती से और अनजाने में भी ना हो आपसे. ये हो जाता है, कई बार हो जाता है. इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप कोई जोक क्रैक कर देते हो किसी के ऊपर, या आप किसी का दिल दुखा देते हो, या कोई ऐसी बात कर देते हो जो उसके लिए सूटेबल नहीं है या उसको बुरा लग सकता है, जो आपको नहीं लगता है कि बुरा लगने वाली बात है. व्हेन यू गो टू एसएसबी, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टू वन प्लेस. अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेट्रो सिटीज से आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनके साथ में जो गांव से आते हैं. नाउ इट इज पॉसिबल दैट अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड मे नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट in front of a student who has come from a metropolitan background. तो एटलीस्ट आप उसकी नर्वसनेस का मजाक ना उड़ाएं, फायदा ना उठाएं, डिसरिस्पेक्टफुल फील ना करवाएं. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना. और फिर क्या होता है, हम अलग अलग कल्चर से भी आते हैं. नॉर्दर्न इंडिया का कुछ अलग कल्चर है, वहाँ की भाषा के स्लैंग्स कुछ अलग है जो वहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं. मैं यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे उस तरह के वर्ड्स, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप दिल्ली जाएंगे या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जाएंगे या हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में जाएंगे, तो कुछ ऐसे शब्द हैं वहाँ पे जो मैं लूँगा नहीं क्योंकि बीप होती नहीं है यहाँ पे, बट वो बहुत कॉमनली वहाँ पे यूज़ होते हैं, जिसको हम एब्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जो उनके लिए एब्यूजिंग वर्ड्स होते ही नहीं है, कॉमन लैंग्वेज के अंदर यूज में होने आने वाले वर्ड्स होते हैं. लेकिन भारत के कुछ ऐसे भी कल्चर्स हैं जहाँ पे इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं होते, और हाईली इस तरह के वर्ड्स हाईली ऑफेंसिव माने जाते हैं. बट व्हेन यू विल मीट विथ ईच अदर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कुछ वर्ड्स हैं जो अगर आप एब्यूजिंग कंसिडर कर रहे हो या डेरोगेटरी कंसिडर कर रहे हो तो उसको मत बोलो. Though it may be a part of your common language or dialect, but please don't use them at a place where people from different culture or cultures far apart from you come and mingle with you. तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें आप प्लीज़. ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, खास तौर से उत्तर भारत से आने वाले स्टूडेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि बिल्कुल भी वो शब्द जो कॉमनली यूज़ होते हैं हमारी भाषा में वहाँ पे यूज़ ना करें जहाँ अलग अलग संस्कृति के स्टूडेंट्स बैठे हुए हों.
किसी को कोई ऐसा वर्ड डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है जो आपके लिए बहुत कॉमन है। अब आप समझ गए, बाकी आप बहुत समझदार हो तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू डोंट नो डोंट स्पीक। one thing that you have to take care of is very important. If you don't know, don't speak. Don't beat around the bush. जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि धूल में लट्ठ घुमाना। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू के दौरान कि कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिसके जवाब आपको पता नहीं होते, बट यू फील फ्रॉम इनसाइड दैट इफ आई डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, you know that the question is very easy. The question to this answer should be given, but actually by heart you don't know the answer or you don't know what to say. But because you believe that the question is very easy and it should be answered, you answer something. You try to speak something which is not logical, which is not reasonable, which is not rational. But you speak something because you feel that the answer of this question should be given. And this is the point where you make a blunder. यू स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है पर आपको लगता है कि सवाल बहुत आसान है, तो आपको अंदर से फील होता है कि यार नहीं यार, जवाब तो देना चाहिए, वरना इंटरव्यूइंग ऑफिसर के मन में मेरे प्रति क्या इंप्रेशन आएगा है कि इसको इतने इजी सवाल का जवाब नहीं आता। ऐसा नहीं है। इट इज ओके, इट इज ओके फॉर एवरी वन ऑफ अस नॉट टू नो सम थिंग्स। भाई हम लोग कोई भगवान तो है नहीं, हम सभी इंसान हैं, राइट? हम सभी इंसान हैं और एक इंसान सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आप किसी बच्चे का नाम रख सकते हो सर्वज्ञ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बड़ा होकर सर्वज्ञ हो जाएगा, कि दुनिया में सब कुछ उसको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वज्ञ हो गए थे। कुछ ऐसा भी था जो उनको नहीं भी पता होगा। तो यहां पे भी वही बात है कि आप सर्वज्ञ नहीं हो और आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सारी तैयारी के बाद भी कुछ चीजें रह गई जो आपको ध्यान में नहीं आई और आपको पता नहीं थी। तो जब आपको कुछ पता नहीं हो, जब आपको कुछ पता नहीं हो तो बोल दो कि सर आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर आई डोंट नो। सिंपल एज दैट। जैसे ही आपने धूल में लट्ठ घुमानी शुरू करी, जैसे ही आपने ब्लफिंग करनी शुरू करी, आप समझ लीजिए आपका कैंडिडेचर वहीं क्लोज हो गया। एसएसबी में झूठ बोलने वाले या बीटिंग अराउंड बुश करने वाले, धूल में लट्ठ घुमाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। फौज के अंदर ऐसे लड़कों की या लड़कियों की आवश्यकता नहीं है सॉरी, जो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ब्लफिंग की हद तक चले जाएं या झूठ बोलने लग जाएं। नहीं, गलत बात है। आप खुद सोचो, हम टीचर्स हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा हमसे कमेंट में, उस क्वेश्चन के बारे में हमें जवाब हमको नहीं आता, मान लो वो क्वेश्चन नहीं आता, हमने कभी नहीं पढ़ा उस क्वेश्चन के बारे में, हमें नहीं आता वो क्वेश्चन, पर हमने उसके बारे में कुछ भी बताना आपको शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि अरे यार इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे तो हमारा स्टूडेंट क्या सोचेगा हमारे बारे में, कि सर को नहीं आता, मैडम को नहीं आता। तो हम गलत बताना शुरू कर दें आपको, उससे आपका कितना नुकसान होगा। इससे तो अच्छा ये है कि टीचर एक्सेप्ट कर ले कि यार इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को नहीं पता, जब मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। किस चीज को आप अप्रिशिएट करोगे? इस चीज को कि हम इज्जत बचाने के लिए, एक झूठी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी बोलने शुरू कर दें, या फिर ईमानदारी से आपको बता दें कि भाई ये जो सवाल है आपका अच्छा सवाल है, इसके बारे में बाद में पता करके आपको बता दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ही आप बोलोगे कि सर दूसरा ऑप्शन ही ज्यादा सही है, हमको झूठ तो मत बोलो, हमको बेवकूफ तो मत बनाओ कम से कम। तो उसी तरह इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी ये एक्सपेक्ट करता है कि हम ऐसे लड़कों को या ऐसे लड़कियों को चुने जिनके अंदर इंटेग्रिटी हो, जिनके अंदर ऑनेस्टी हो, कि अगर नहीं पता है तो साहब नहीं पता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दुनिया को पता है, मुझे नहीं पता है तो ठीक है साहब नहीं पता है, कम से कम मैंने अपनी ईमानदारी वाली क्वालिटी तो शो कर दी। और कुछ भी बोल के धूल में लट्ठ घुमा के मैंने ये साबित कर दिया कि मैं बेईमान हूं, और बेईमानों के लिए फोर्सेस में कोई जगह नहीं है। पूरा समाज खुला है बेईमानों के लिए, कहीं पे भी जाओ, लेकिन फोर्सेस में जरूरत नहीं। हमारे नेशन के डिफेंस का सवाल है, बेईमान लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। तो इस बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। एंड डोंट बी अग्रेसिव, ये भी बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि
ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड gather at one place in SSB. Generally they are very good with each other, but there may arise some condition or a situation कि "ए, ये मेरी थाली है, ओए ये मेरी जगह है, उठ यहाँ से." Some students have that in them. Some students have that quality of bullying others कि ओए यहाँ का बैठ गया, उठ यहाँ से, ये मेरी जगह, वहाँ जाके बैठ. No, never. Again, there is no place for bullies in the Indian Armed Forces. Because when you will join the Indian Armed Forces, you would be joining at the same rank. Not even if not joining at the same rank, you will have to respect each other. Bullying someone just on the basis of your physical attributes, you are a tall, strong person, or maybe you have some aggressive qualities by which you would have by this time dominated others, but this will not do in the SSB. It will be a clear cut negative in SSB if you become aggressive towards someone, even if you don't like the behavior of an individual. So if suppose if अगर आप ये सोचो, हो सकता है आपका सवाल है कि सर उसने मुझे कुछ बुरा बोल दिया, उसने मुझे गाली दे दी थी, तो मैं क्या करता सर? हमारे यहाँ पे ये गाली नहीं सुनी जाती, हम गालियाँ नहीं सुनते, हमारे यहाँ तो गोली मार देते हैं गाली देने पे. मैंने तो सिर्फ उसको थप्पड़ मारा था या मैंने उसको सिर्फ धक्का दिया था. नो, किसी ने आपको गाली दे दी, हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज में वो जो वर्ड उसने यूज किया हो आपके लिए, उसका इंटेंशन कभी वैसा होता ही नहीं हो जैसा कि वो वर्ड हो, पर आपके लिए ऑफेंसिव था. बट स्टिल आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, बट डोंट बी एग्रेसिव. कभी भी एग्रेशन में नहीं आना. अगर कोई ऐसी बात भी बोल रहा है वहां पे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऑब्जेक्शन लो कि माय डियर फ्रेंड, प्लीज आई वांट यू टू बी सॉरी फॉर दिस बिकॉज आई डिडंट लाइक दिस. दिस मे बी वेरी कॉमन फॉर यू बट इट इज नॉट कॉमन फॉर मी. So please, I didn't like it, and I expect you to be sorry to me. Or even if you don't want to be sorry to me, please make sure that from next time you don't use this word for me. At least when you're talking with me, don't use such words. समझ गए बात को? कि अगर किसी ने कुछ ऐसी बात भी बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उससे ऑब्जेक्शन ले लो कि देखो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा जो आपने बोला है, और अगर आप चाहो तो सॉरी बोल सकते हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा. और अगर आप नहीं बोल सकते सॉरी, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात मुझसे ना करें, या इस तरह का एक्शन जो भी उन्होंने किया वो ना करें. आई डोंट लाइक इट. उसके बाद भी वो एक्शन होता है, तब भी एग्रेसिव नहीं होना. आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि ये 2-3 बार इन्होंने ऐसा एक्शन कर दिया है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट इट. ठीक है, जहां तक हो सके कंप्लेंट मत करो, अवॉइड करो कंप्लेंट करना. बट अगर कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो कंप्लेंट करो, बट डोंट बी अग्रेसिव टुवर्ड्स दैट पर्सन. है ना, चिल्लाना नहीं, उसको गुस्सा नहीं करना उसके प्रति. फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं होना उसके अगेंस्ट कि धक्का दे दिया, थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, ये तो होना ही नहीं. हो सकता है उसी दिन निकाल दें एसएसबी से बाहर. डिसिप्लिनरी एक्शन पे दोनों को निकाल देंगे, क्या फायदा हुआ? उसका तो वही नुकसान, अपना भी नुकसान हुआ. सो डोंट बी अग्रेसिव. मेरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. नाउ यू कैन सी द फोटोग्राफ. इसके बाद जो दूसरा सीन होगा यहाँ पे क्या होगा आप समझ सकते हो. मगरमच्छ के मुंह में हाथ दे दिया उसने. यू नो, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल हैज अ ग्रेट बाइट फोर्स. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट शायद सबसे ज्यादा बाइट फोर्स मगरमच्छ की होती है. अगर इसने ये बंद कर दिया ऐसे करके, तो ये हाथ तो गया काम से. सिमिलरली इस फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना. When you feel that you have ticked all the boxes, आपने सारे एस्पेक्ट्स में अपने आप को दुरुस्त कर लिया है. आपने कम्युनिकेशन भी इंप्रूव कर ली, आपने नॉलेज भी ले लिया आर्म्ड फोर्सेस का, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अच्छे से पढ़ लिया, आप किसी से अग्रेसिव भी नहीं हो रहे हो, आप कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है आपका. कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कभी भी बड़बोलेपन नहीं करना. है ना, कभी भी आपस में भी जब ग्रुप में बात करो तो बड़ी बड़ी बात मत करना कि तेरे भाई का तो हो ही जाएगा, तेरा भाई तो डन है, रिकमेंडेड है, तेरा देख ले तू. ऐसा कभी नहीं सोचना. ऑलवेज बी वेरी हम्बल. पीपल, द वर्ल्ड, दे लाइक हम्बल पीपल, दे डोंट लाइक अग्रेसिव पीपल.
दुनिया में लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो विनम्र होते हैं। दुनिया में अक्खड़ लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। नो वन लाइक्स देम। सो प्लीज डोंट बी अक्खड़ इवन इफ यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज। इनफैक्ट जब आपके पास ज्यादा नॉलेज आता है तो आप ज्यादा विनम्र ही होते हो, आप अक्खड़ नहीं होते हो। जनरली मूर्ख ज्यादा अक्खड़ होते हैं। मूर्खों को जल्दी गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन मूर्ख गुस्से में या अति आत्मविश्वास में बहुत सारी चीजें करते हैं। तो प्लीज कभी अति आत्मविश्वासी ना हो, हमेशा अपने आप को कम मानो। और इट इज बेटर टू अंडर एस्टिमेट आवर सेल्फ अदर रादर देन ओवर एस्टिमेटिंग आवर सेल्फ। अपने आप को थोड़ा कम ही मानो कि यार मुझे कम आता है। एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। हर इंडिविजुअल आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, जिनको मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूं अभी यहाँ पे, अगर मैं आपसे पर्सनली मिलूं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ये बात कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बात बताएगा जो मैं सीख पाऊंगा आपसे। कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज देगा स्टूडेंट मुझे फैक्चुअली जो मुझे नहीं पता होगा, या कुछ ऐसी बहुत पते की बात बता जाएगा जो मैं नोट डाउन करके रख लूंगा अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा हुआ है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। मैंने उन्हें हिस्ट्री पढ़ाई है, या जो भी मुझे उन्हें पढ़ाना था मैंने उनको पढ़ाया है। लेकिन उन स्टूडेंट्स ने भी मुझे जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। तो ये मत सोचना कि आपके पास में इंफॉर्मेशन किसी से ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, मैं उन्हें हिस्ट्री पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने उनसे पहले हिस्ट्री पढ़ ली, और बहुत पहले से हिस्ट्री पढ़ा के मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पता चल गए। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ ज़्यादा। मुझे तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिली हुई है बहुत सारी। इसीलिए मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो हर स्टूडेंट जो छोटे से छोटे बैकग्राउंड से आता है, उससे बात करके उसको जान के मैं उससे बहुत कुछ ऐसा सीख पाऊंगा जो मैं अपने अंदर पॉजिटिवली डेवलप कर सकता हूँ। चाहे वो कोई फैक्ट हो, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो लाइफ से जुड़ा हुआ, कोई वो सीख हो। तो इसी तरह से आप भी जब बहुत ज़्यादा नॉलेज भी एक्वायर कर लो तो वहाँ पे जब जाओ तो हर स्टूडेंट्स से बात करके ये जानने की कोशिश करो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। कुछ तो होगा उसके पास, कुछ तो उसके पास ज़रूर ऐसा होगा जो आप उससे सीख सकते हो। जो आपने सीखा हुआ है वो तो आपका है ही। अगर आपने कुछ और चीज़ें भी सीख ली जो किसी और के पास थी आपके पास नहीं थी, तो आपके ज्ञान का भंडार तो बड़ा हुआ ना, आप तो और इम्प्रूव हुए ना। और यही तो हमको चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस को यही चाहिए, ऐसे कंस्ट्रक्टिव लोग चाहिए जो अपना नॉलेज तो लेते ही लेते हैं, लेकिन आसपास से भी वो जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं वो गेन करते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल इन द करेक्ट प्लेसेस। और फिर आपको एसएसबी में रेकमेंड होने से कोई रोक नहीं सकता। प्लीज बी ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, यही मैं कहूंगा सबसे अंत में। प्रियंका बोल रही सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एनडीए सीडीएस की बैच कंबाइन क्लास। कंबाइन क्लास तो मैंने कभी भी नहीं ली एनडीए और सीडीएस की, मैंने तो नहीं ली। एटलीस्ट अगर कहीं और कुछ हुई हो तो बताइए। मैंने कभी भी कंबाइन क्लासेस नहीं ली एनडीए और सीडीएस की। ठीक है। यस सर, सेम थिंग्स टोल्ड बाय प्रथमेश सर यस्टरडे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सत्य पे मुहर लग गई कि जो मैंने बोला वही उन्होंने भी बोला। तो क्या होता है ना कि सच एक ही होता है ना, सच दो तीन तो नहीं हो सकते। तो अगर वो भी सच बोल रहे हैं, मैं भी सच बोल रहा हूँ, तो वो कुछ अलग अलग वर्ड्स में एक जैसा ही निकल के आएगा, क्योंकि हमारा दोनों का सोचना एक जैसा ही है एसएसबी को लेके, जो अगेन मनसा वाचा कर्मणा पे आके खत्म होता है। सर अभिषेक अब्यूजिंग इन क्लास। अब सोचो अचल, अभिषेक क्लास में, अभी मैं अभी अब्यूज करने के लिए मना कर रहा हूँ और अभिषेक ने क्लास में अब्यूज कर दिया। तो ठीक है भाई, कमेंट में कोई कुछ भी लिख सकता है, मैं आके कॉलर तो पकड़ नहीं सकता या कोई पनिशमेंट तो दे नहीं सकता। तो ठीक है साहब, आपकी मर्जी है, कोई हमारा नियंत्रण नहीं है आपके कमेंट के ऊपर। करवाने को ब्लॉक व्लॉक करवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी बैच मैनेजर को फ़ोन लगा देंगे, उनको बोल देंगे कि इनको ब्लॉक कर दो, तो वो ब्लॉक भी कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक ने अब्यूज किया, तुम ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो, तुम लेक्चर को फोकस करो, अपने पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ, अपने नोट्स बनाओ, दैट्स इट। उसका अब्यूजिंग किसी काम का, यहाँ पे अब्यूज करने से क्या ही फायदा।
क्या ही मतलब यहाँ पे अब्यूज करने से। और अभी तो मैंने बोला अब्यूज नहीं करना, उसके बाद भी अगर अभिषेक अब्यूज कर रहा है तो आप सोचो कि वो कहाँ तक पहुंच पाएगा। हालांकि मैंने नहीं देखा कि अभिषेक ने अब्यूज किया हो, पर ठीक है चलो, अगर आप बोल रहे हो तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में मान लेता हूँ। बट आप ये सोचो अचल कि अगर वो एक ऐसा काम कर रहा है जो मैं इमीडिएटली क्लास में बता रहा हूँ कि नहीं करना है, और वो यहीं पे अगर ये काम कर रहा है, चाहे अभिषेक ने किया हो या नहीं किया हो या किसी और ने किया हो, तो आप खुद सोचो कि वो कहाँ तक पहुंच पाएगा। और आप उसकी बात से प्रभावित होके कमेंट में वैल्यूएबल चीज, अपने वैल्यूएबल पॉइंट को लिखने की बजाय वो लिख रहे हो, तो नुकसान आप भी कर रहे हो अपना। तो ध्यान मत दो, फोकस मत करो उस चीज के ऊपर, लेक्चर के ऊपर फोकस किया करो। और लेक्चर से जो जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं, जो जो भी बुलेट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, उसको लिखने के ऊपर फोकस किया करो। जरूरत नहीं है कमेंट्स को रीड करने की, हम देख लेंगे कमेंट्स कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ में आज के सेशन को हम पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इन क्वालिटीज को या इन एक्शंस को, अब इन सारे थॉट्स को, सॉरी, इन सारे थॉट्स को, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने एक्शन में लेके आओ, तभी कुछ हो पाएगा। वरना एनडीए सीडीएस जैसी एग्जाम तो लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, सिलेक्ट कुछ हंड्रेड्स ही हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने थॉट्स को या इन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को एक्शन में बदला हुआ होता है। इसीलिए कहावत होती है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। सो ब्रिंग दीज थॉट्स इन योर एक्शन। जय हिंद।